हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट 2 पर आ चुके हैं। हमने इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया है और अगर आपने मेरे उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट माय लेक्चर। और मैंने इसी तरह क्लास 12th के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं अलग अलग चैप्टर्स की। प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 12th। तो चलिए आज हम चैप्टर 8 पर आ चुके हैं। तो चैप्टर 8 में हमने अभी तक पढ़ लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बता दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो है फर्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, स्टेट मतलब सिचुएशन। बेसिकली क्या सिचुएशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में। मैंने आपको ये बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। अब ये भी तो देखें कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन है, हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये जानेंगे हम। इसमें हम सबसे पहले अपना रूरल एरिया में देखेंगे कि रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन है। नाउ आप जानते हो मेजोरिटी ऑफ अवर पीपल लिव इन रूरल एरियाज। हमारी मोर देन हाफ पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में रहती है। So, despite so much technical progress in the world, rural women are still using biofuels. इतनी टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट होने के बाद भी आज भी हमारी कंट्री में जो रूरल एरियाज में वुमेन्स हैं वो अभी भी बायोफ्यूल्स यूज करती हैं कुकिंग के लिए। ठीक है, वो जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उन पे अभी भी खाना बनता है टू फ्यूल वुड टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अभी भी वहां पर खाना बनाने के लिए बायोफ्यूल्स यूज होते हैं। ठीक है, दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच फ्यूल वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स। आपने देखा भी होगा कि जहां पर ज्यादा सूखा पड़ता है गर्मियों के टाइम में, लाइक इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, वहां पर औरतें बहुत दूर दूर तक जाती है पानी लेने के लिए फॉर देयर बेसिक नीड्स। फ्यूल इकट्ठा करने के लिए या पानी लेने के लिए वो बहुत दूर दूर मील मील चल चल के जाती हैं पानी लेने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 shows that हमारा जो सेंसस है 2001 का डाटा आपकी बुक में गिवन है। अगर आपके पास अपडेटेड बुक होगी तो आपको अपडेटेड डाटा अगर होगा तो आप वो लिखिएगा अपने एग्जाम में। इट shows that rural India only 56% households have electricity connection and 43% still use kerosene. You can imagine more than half of the rural population जो है अभी भी उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। तो क्या स्टेट है इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो कि एक बहुत ही बेसिक नीड है, हम अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते जिसके बिना। वो चीज अभी भी 56% हाउस होल्ड्स में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। 43% पीपल अभी भी केरोसिन यूज करते हैं। और क्या पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट देखो, अबाउट 90% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल्स फॉर कुकिंग। ये मैंने आपको बता दिया 90%, यानी 100 में से 10 ही लोग ऐसे होंगे गांव में जिनके पास प्रॉपर कनेक्शन होगा खाना बनाने के लिए। ठीक है, गैस का कनेक्शन तक नहीं है। टैप वाटर अवेलेबिलिटी देखे तो इट इज लिमिटेड ओनली टू 24% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, 30% भी नहीं है। About 76% of the population drink water from the open sources such as wells, tanks, ponds, lake, river, canals. Access to improved sanitation in rural areas was only 20. जब हम पानी ही नहीं है पीने के लिए तो हम सैनिटेशन तो भूल ही जा। 20% है ओनली इन रूरल एरियाज। तो ये स्टेट है इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी कंट्री में, इंडिया में, रूरल एरियाज में। अगर आपके एग्जाम में आंसर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया या फिर व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया, तो आपको ये पॉइंट्स ही अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करने हैं। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखते हैं तो एक बहुत बड़ा चांस होता है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अब आपके एनसीईआरटी में ये एक टेबल गिवन है जो कि आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी अभी आई हुई थी। तो इसीलिए मैं शुरू से कहती हूँ, मैं हर एक चैप्टर के आपको एनसीईआरटी के पॉइंट्स एक एक चीजें क्लियर करती हूँ। ये जो आप भी देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। कोई भी मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ मैंने आपको जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको यहाँ पे लाइक पॉइंट्स में समझा रही हूँ, ताकि आप उसी पॉइंट्स में अपने आंसर को भी एक्सप्लेन करें अपने एग्जाम में और आपको पॉइंट्स में जल्दी लर्न भी हो। चीजें जब हम पॉइंट्स में याद करते हैं हमें लर्न भी होती है, और जब हम उसी को पॉइंट्स में लिखते हैं तो एक क्लियर आंसर हमारा दिखाई देता है एग्जामिनर को। ठीक है, जिससे कि उसे भी समझ में आता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है।
ठीक है। अब हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, मैंने एज इट इज वहीं से ये टेबल उठाया है और यही टेबल एज इट इज आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में इस बार टर्म 2 जो आपका सैंपल पेपर रिलीज किया सीबीएसई ने उसमें भी गिवन है। तो देख लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एनसीईआरटी की चीज को पढ़ना, और इवन एनसीईआरटी की टेबल्स जो बॉक्स में कभी कभी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो सब पढ़ना भी कितना जरूरी है। अब इस टेबल में क्या है मैं आपको बताती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, यहाँ पर क्या है कुछ कंट्रीज के आपको यहाँ पे नेम गिवन है और कुछ पॉइंट्स गिवन है, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। और वहां पर क्या स्टेट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने अपनी कंट्री के अंदर तो देख लिया कि स्टेट हमारे कंट्री के अंदर क्या सिचुएशन है। अब अगर हम अपनी कंट्री को अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो क्या सिचुएशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब वो देखना है। पहला पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि कोई भी कंट्री अपनी जीडीपी का टोटल जो उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल जो जीडीपी है उस जीडीपी में से कितना खर्चा, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है। कोई भी कंट्री कितना खर्चा करती है जीडीपी का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स। आपको पता ही है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, ये भी समझ में आ गया होगा। मोबाइल सब्सक्राइबर्स बाय 100 पर 100 पीपल कितना है। पावर जनरेशन एक कंट्री में कितनी होती है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमारी कंट्री में जो पावर क्योंकि इसी से सब कुछ चलता है, एनर्जी से ही सब कुछ चलता है, ठीक है। वो हम आगे अभी बात करेंगे। तो आओ सबसे पहले देखते हैं इंडिया का। देखो यहाँ पे हाईलाइटेड है इंडिया में 30% यानी जितनी भी टोटल जीडीपी होती है उसका 30% जो है हमारी गवर्नमेंट उसका इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, जो कि कितना कम है। देखो कितना कम है। इवन सिंगापुर भी 29 करती है। इंडोनेशिया विच इज 34। अगर हम देखें तो इंडोनेशिया, सिंगापुर ये बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज है, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है। और हमारी कंट्री जिसकी इतनी ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन है वो सिर्फ अपने जीडीपी का 30% ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम खर्च करती है, जो कि बहुत ही कम नंबर है। ओके। इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज में भी अगर हम देखें तो इंडिया इज 84%। वराज अगर आप पाकिस्तान को भी देखो ना, पाकिस्तान भी हमसे आगे है इन इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज में, कि वहां पर हमसे ज्यादा वाटर सोर्सेज इम्प्रूव्ड है। ओके। चाइना देखो 92, हांगकांग 92, कोई भी हमसे हम सबसे पीछे हैं यार। देखो साउथ कोरिया 98, पाकिस्तान तक एक पाकिस्तान इज हमें पाकिस्तान से तो एटलीस्ट आगे होना चाहिए इस मामले में तो, ठीक है। सिंगापुर 100% वाटर सोर्सेज अवेलेबल है, इम्प्रूव वाटर सोर्सेज सिंगापुर में, ठीक है। नाउ अगर हम देखें एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, अगर आप ये भी देखो तो हम इसमें भी पाकिस्तान से पीछे हैं। हम अपनी नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करो, चाइना 65%, हांगकांग 100% सैनिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेराज इन इंडिया ओनली 35%, ठीक है। पाकिस्तान 47%, हमसे ज्यादा। मोबाइल सब्सक्राइबर्स दैट इज, ये तो नंबर अब काफी चेंज हो चुका है, ठीक है। पावर जनरेशन में भी देखो 1052, क्योंकि देखो हमारी कंट्री इज सच अ बिग कंट्री। ओके। चाइना के बाद हमारी कंट्री मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है यार, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इनसे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें इनसे कहीं ज्यादा आगे होनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग जो कि पॉपुलेशन से भी रिलेटेड है ना, क्योंकि कंट्री बड़ी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें डेवलपमेंट हमें ज्यादा चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारी कंट्रीज में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो हमें ज्यादा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमें ज्यादा स्कूल्स की जरूरत है, ज्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे टेबल है, ये टेबल ही आपको एज इट इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया है, और अगर आपको आपके पेपर में ये आता है तो यू जस्ट हैव टू मेंशन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वही सारे पॉइंट्स अपने आंसर में आपको मेंशन करने हैं कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। आप सबसे पहले ये बताइएगा, फिर आप ये बताइएगा कि कैसे इंडिया के जो है इंडिया का जो शेयर है वो कितना है जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बाकी कंट्रीज का कितना है। इंडिया का इतना कम है तो क्या है, क्यों है, इतनी वास्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना कम है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करने हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ सी, किसी भी एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज, एक होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारी सपोज एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं, जहां पर अब लो इनकम कंट्री है वहां पर लोगों की इनकम ऑलरेडी कम है, तो क्या उन्हें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। उन्हें अब सपोज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज दे दो अच्छी खासी, ठीक है। और उनको
नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी दे दो, ठीक है, नॉर्मल चीजें, एनर्जी दे दो बस। और लेकिन वहीं पे जो हाई इनकम कंट्रीज है, जब एक कंट्री में जब किसी की इनकम बढ़ती है तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी चेंज होती है। अगर अब हमारी देखो, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपनी चीजों को बदलोगे, आप ट्रैवल कहीं और करना चाहोगे, ठीक है, आप अच्छे स्कूल्स में पढ़ना चाहोगे, आप अच्छे कॉलेज, आप चाहोगे कि आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, क्योंकि आपकी इनकम अब राइज है, ओके, आपकी इनकम में राइज है, ओके। अगर आपके पास इनकम अच्छी होगी तो आप ये चाहोगे कि आपके अच्छे हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट हो, ठीक है। तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी चेंज होती हैं। इसलिए जब हमारी किसी भी कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो उनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी, और फिर उन्हें एक बेटर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज चाहिए होंगी, और सर्विस एरियाज में ज्यादा अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इसीलिए जो हाई इनकम कंट्रीज होती हैं उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो वहां की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन द एडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। कि एग्रीकल्चर जो होता है वो तो कहीं ना कहीं बस कहाँ तक डिपेंड करता है, सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो तो हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो किस हाँ तक डिपेंड करता है कि अगर हमारी पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अच्छी हो, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स अच्छे हो, तो हमारी इंडस्ट्रीज का प्रोग्रेस होगा। क्योंकि इंडस्ट्रीज किस पे चलती हैं, बेसिकली पावर और इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है। और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, तो हमारी इंडस्ट्रीज की प्रोग्रेस होगी। ऑब्वियसली अगर इनका प्रॉपर अटेंशन नहीं होगा, इफ द प्रॉपर अटेंशन इज नॉट पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका सीवियर इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सीधा सीधा इकोनॉमी पे पड़ेगा। और इस चैप्टर में हम दो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट इज एनर्जी एंड हेल्थ। और मैं इन्हीं दोनों चीजों के बारे में आपसे बात करूंगी। हम इन्हीं दोनों चीजों को, एनर्जी को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, और हमारी कंट्री में एनर्जी का क्या सिचुएशन है, हमारी कंट्री में कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है। देन हम हेल्थ पढ़ेंगे कि हेल्थ में हमारी कंट्री में हेल्थ की क्या सिचुएशन है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, पब्लिक सर्विसेज हेल्थ क्या होता है। और सिर्फ गवर्नमेंट ही हेल्थ सेक्टर में नहीं इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर भी अब हेल्थ सेक्टर में आ चुकी है, और उससे क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारी कंट्री में, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एनर्जी और हेल्थ, जो कि हमारे दूसरे सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने जो भी समझाया वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।